Hello. If I were to tell you that marshmallow experiment took place in 1972 at Stanford University and it found correlation between delayed gratification and success in life, you'll definitely be amused about it. But it's going to be more interesting for a CAT aspirant when he would come to know or she would come to know that this was one of the reading comprehension passages in CAT 2021. ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो नॉर्मली हम नहीं पढ़ते, लेकिन वो कैट जैसे बड़े MBA एंट्रेंस एग्जाम में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस में आते हैं. इसका रीजन बहुत क्लियर है. इस तरह के बड़े एग्जाम्स उन कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करते हैं जो स्टीरियोटाइप को तोड़ते हैं, जो एक नॉर्मल प्रिडिक्टेबल पैटर्न से हटके पढ़ते हैं. उनकी एकेडमिक ब्रिलियंस और सक्सेस इसी बात में इन्वॉल्व होती है. तो मैं आपको यहां पे इस वीडियो के थ्रू ये बताना चाहूंगा कि जब कैट 2022 में 50 दिन बचे हैं तो आपको अपनी पूरी स्ट्रैटेजी का एक बहुत बड़ा पार्ट लैंग्वेज सेक्शन को क्रैक करने में लगाना चाहिए, बिकॉज यहां परसेंटाइल की स्पाइक होती है बहुत, और ये क्रिटिकल सेक्शन है बिकॉज रीडिंग बिटवीन लाइन्स इज व्हाट यू आर गोइंग टू बी पेड फॉर इन फ्यूचर, एंड लैंग्वेज इज ऑल अबाउट रीडिंग बिटवीन लाइन्स इन कैट and as compared to going on facts, and this requires consistent practice, and in the absence of proportionate practice people can actually lose a big game. अगर आप 95 प्लस परसेंटाइल कैट में लाना चाहते हैं और इन 50 डेज को यूटिलाइज करना चाहते हैं तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए नेक्स्ट 50 डेज में कम से कम 9 से 10 इंपॉर्टेंट थीम्स के ऊपर अपना टाइम दीजिए और उनको इंटरनलाइज कीजिए. क्योंकि अगर आप उन थीम्स को पढ़ते हैं और एग्जाम में उनमें से कोई थीम आती है पैसेज के फॉर्म में या कॉम्प्रिहेंशन के फॉर्म में, तो आई कैन अश्योर यू दैट आपकी रीडिंग स्पीड बेटर होगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी, बिकॉज आपने वो पढ़ा हुआ है पहले. तो आपको अपनी मसल मेमोरी में इन टॉपिक्स को इंटरनलाइज करने के लिए टाइम देना पड़ेगा. ये बहुत नॉर्मल डे टू डे रूटीन टॉपिक्स नहीं है. सो हियर गोज द लिस्ट. फर्स्ट थीम दैट यू नीड टू मास्टर इज टेक्नोलॉजी, और उसमें भी कंटेम्पररी टेक्नोलॉजीज पे आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि पैसेजेस डायरेक्ट उस पे आते हैं. फॉर एग्जाम्पल क्रिप्टो करेंसी एंड ब्लॉकचेन. पूरी दुनिया में एक बहुत कंट्रोवर्शियल तरीके से क्रिप्टो करेंसी दुनिया में बहुत बड़े तरह से बढ़ रही है, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं. उसमें एक टेक्नोलॉजी है जिसे ब्लॉकचेन बोलते हैं. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी, इसके यूसेज, गवर्नमेंट का ओरिएंटेशन, फ्यूचर ऑफ गवर्नेंस, करेंसीज, इसके ऊपर पैसेज आ सकता है. इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर पैसेज आ सकता है क्योंकि इसने पूरी टेक्नोलॉजी को रिवोल्यूशनाइज किया है. फिर मेटावर्स, पूरी सोशल कम्युनिटीज को वर्चुअल फॉर्म में देखने की फ्यूचर एम्बिशन को प्रैक्टिकल तरह से इंप्लीमेंट करने की सोच, ये बड़ी कंपनीज का काम है. और इटर्नल पॉपुलर थीम क्वांटम फिजिक्स, इनको टेक्नोलॉजी को के फॉर्म में अगर हम पढ़ें तो शायद इनमें से कोई टॉपिक can be one of your RC passages. So master technology, and this goes true for non-technology students more prominently, क्योंकि ये तय है कि कैट में डाइवर्सिफाइड पैसेजेस आते हैं तो किसी पर्टिकुलर बैकग्राउंड को सपोर्ट करने के लिए नहीं है. लेकिन अगर आप एक नॉन इंजीनियर हैं तो यू विल फाइंड टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड पैसेजेस फॉर श्योर. सेकेंड, स्टडी डिटेल फॉर्म में आइडियोलॉजीज, इकोनॉमिक एंड सोशल आइडियोलॉजीज को पढ़िए, क्योंकि ये मेरे 18 से 19 साल के एक्सपीरियंस में बोलता है कि ये हमेशा से कैट में आते हैं किसी न किसी फॉर्म में. और ये 3 बड़ी आइडियोलॉजीज जिन्होंने दुनिया को पूरा हिला दिया, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म. और अभी भी ये डिबेट बिल्कुल इट्स ऑन विच आइडियोलॉजी इज द बेस्ट फॉर द वर्ल्ड. वी हैव सीन कैपिटलिज्म crumbled under big pressure post 2007, and when I say crumble that means you can see the cracks. 2007-8 का इकोनॉमिक क्राइसिस, सब प्राइम क्राइसिस, जिसने अमेरिका जैसी कंट्री को हिला दिया, और पोस्ट दैट देयर हैव बीन सो मेनी क्राइसिस एंड स्कैम्स. तो ये नहीं पता कि कौन सी आइडियोलॉजी परफेक्ट है. कम्युनिज्म फेल हुआ दुनिया में. कुछ कंट्रीज, आई मीन ऑफ कोर्स रशिया ने कम्युनिज्म को प्रोपोगेट करने की कोशिश की बहुत ज्यादा, कार्ल मार्क्स के विजन को एग्जीक्यूट करने की. बोल्शेविक्स हुए 1970s में, 17 में. और सोशलिज्म, जिसे इंडिया ने अडॉप्ट किया, मॉडरेट वेलफेयर अप्रोच को हमने जस्टिफाई करने की कोशिश की है लास्ट 70-75 ईयर्स में. बट कोई भी आइडियोलॉजी इटर्नल नहीं है. फॉर यू पीपल हु इज एन MBA एस्पिरेंट, कैट एस्पिरेंट, आई कैन टेल यू ये फ्यूचर में भी आपको मास्टर करनी पड़ेगी ये. और अभी भी इन तीनों में डिफरेंशिएशन बहुत कम लोग कर पाते हैं अच्छी तरह से. सो मास्टर दिस थीम,
ये सेकेंड. थर्ड, रीड अबाउट सिविलाइजेशंस एंड कल्चर. ये लास्ट ईयर कैट में मायन सिविलाइजेशन के ऊपर पैसेज था, लेकिन मैं कह सकता हूं कि जो स्टूडेंट एस्टेक सिविलाइजेशन, मायन सिविलाइजेशन, इनका सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन और कल्चर को स्टडी करते हैं और थोड़ा बहुत एंथ्रोपोलॉजी में इंटरेस्ट लेते हैं, उन्हें कम से कम 1 या 2 पैसेजेस कैट में मिल सकते हैं. और लास्ट ईयर मायन सिविलाइजेशन पे था. मायन सिविलाइजेशन बहुत यूनिक है बिकॉज 1300 BC में एक्चुअली इवॉल्व, और उसके बाद अभी तक भी कंप्लीट एक्सटेंशन उसका नहीं हुआ है. तो हम ये नहीं कह सकते वो खत्म हो चुकी है सिविलाइजेशन. इस सिविलाइजेशन ने दुनिया को क्या दिया? सो बेसिकली पिरामिडिकल टेम्पल से लेके एस्ट्रोलॉजी के कई फैक्ट्स और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स लाइक कैनिबलिज्म, जिन पे डिबेट बहुत ज्यादा है, मायन सिविलाइजेशन ने दुनिया को दी है. कुछ अच्छा, कुछ बुरा. इंडस सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम सब ने पढ़ा है, एंड हाउ it has contributed to the world progress. So read about these civilizations, spend time, understand it. Mesopotamian civilization के बारे में very few people would know कि Iraq is the cradle of that civilization, और उस civilization ने दुनिया को बहुत कुछ बातें दी है, numbers की बात, and of course lot of other facts. So when you read about it, you realize that you are mastering the entire universe, and why not? There can be a passage on one of these civilizations. उसके बाद कल्चर के ऊपर पैसेजेस बहुत आते हैं. जब मैं कल्चर की बात करता हूं तो मैं बात करता हूं रेनेसां के बारे में. मैं कल्चर की बात करता हूं तो मैं बात करता हूं चाइनीज रिवोल्यूशन के बारे में, जो कि माओ जेडोंग की लीडरशिप में हुआ, और द ग्रेट कल्चर रिवोल्यूशन दैट माओ जेडोंग स्टार्टेड, एंड आफ्टर दैट ही एक्चुअली बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ चाइना इन 50s. और उसके बाद चाइना बिल्कुल बदल गया. फॉरवर्ड गया है, बैकवर्ड गया, दैट्स अ डिबेटेबल इशू. बट चाइनीज चेंज आफ्टर दैट. डायनेस्टिक रूल का खात्मा हुआ. जब हम कल्चरल रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो रेनेसां को कोई भूल नहीं सकता. 14वीं, 15वीं और 16वीं शताब्दी में जो यूरोप में डार्क एज था, उसको खत्म करके जो नया यूरोप हम देख रहे हैं, उसके पीछे ग्रेट टैलेंट था बहुत. दा विंची जैसे लोग थे, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने कि ग्रेट, और ऑफ कोर्स यू कांट फॉरगेट जॉन गुटनबर्ग, जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया. सो रीड अबाउट कल्चर्स. और जब मैं कल्चर्स की बात करता हूं तो डेफिनेटली आई वुड डेफिनेटली अर्ज यू पीपल टू रीड अबाउट चाइनीज सिविलाइजेशन एंड हाउ इट्स मैनिफेस्टेड. ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम हो सकती है इस बार के एग्जाम के लिए फॉर श्योर. चौथा, आई वुड अर्ज यू पीपल टू रीड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर, एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज. और जब हम इसकी बात करते हैं तो बहुत सारे इश्यूज आते हैं, लेकिन सबसे बड़ा इशू है आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट और रिफ्ट बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस. बिकॉज डेवलप्ड नेशंस ने एनवायरमेंट और क्लाइमेट को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करते हुए ग्रोथ देखी है बहुत बड़ी. आज जब यूनिवर्स इज इन डेंजर, व्हेन देयर इज अ ह्यूज प्रॉब्लम दैट द वर्ल्ड इज फेसिंग, ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग, एंड ऑफ कोर्स टेम्परेचर्स का राइज होना, और दुनिया में बहुत बड़े इम्पैक्ट दिख रहे हैं नेगेटिव, जिसमें कि अर्थक्वेक्स भी आते हैं और मेहम्स हो रही हैं बहुत ज्यादा. तो डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर भी प्रेशर आ रहा है बहुत ज्यादा, और डेवलपिंग कंट्रीज बोलती हैं दैट पोल्यूटर्स शुड पे. दैट इज, यू हैव पोल्यूटेड द एनवायरमेंट इन द मैक्सिमम कैपेसिटी, सो यू शुड पे मोर. एंड डेवलप्ड कंट्रीज डोंट वांट टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. उसके लिए प्रोटोकॉल्स हैं बहुत ज्यादा, क्योटो प्रोटोकॉल्स, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स, पेरिस अकॉर्ड. Read about those and understand the conflict and understand the gravity of the issue. I can assure you, you can find this theme as one of the important passages in your forthcoming exam. So उसके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है. नेक्स्ट थीम जो बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है, जिसके ऊपर स्टूडेंट्स को रीडिंग करनी चाहिए, वो है फिलॉसफी. Philosophy has been an eternal favorite of CAT committee for sure for so many years. इन द फॉर्म ऑफ ईस्टर्न फिलॉसफी और वेस्टर्न फिलॉसफी. जब हम ईस्टर्न फिलॉसफी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं चाइनीज, जैपनीज एंड इंडियन सिविलाइजेशन. और अगर हम वेस्टर्न फिलॉसफी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं ग्रीको रोमन, यूरोपियन अमेरिकन वे ऑफ लुकिंग एट द वर्ल्ड. एंड यूल फाइंड कि बहुत रेडिकल तरह से देखा जाता है दुनिया को. तो जब हम इंडियन सिविलाइजेशन की बात कर, जब इंडियन फिलॉसफी की बात करते हैं, चाइनीज फिलॉसफी की बात करते हैं, जापानीज की, तो कुछ नाम आते हैं. शिंटोइज्म जो जापानीज कल्चर है, चाइना में कन्फ्यूशियस की थ्योरी, और ऑफ कोर्स इंडिया में हम मॉडर्न कंटेम्प्रेरी फिलॉसफी की बात करें तो स्वामी विवेकानंद,
स्फीयर हेड करते हैं हमारी आइडियोलॉजी को, और हम वहाँ बात कर रहे हैं वेदांता की बात करते हैं, हमारे जो एपिक्स हैं उनकी बात करते हैं और हमारी सोच की बात करते हैं। ऑन द अदर हैंड वेस्टर्न फिलॉसफी को अगर पढ़ते हैं तो बर्ट्रैंड रसल जैसे प्रोमिनेंट ऑथर्स का नाम आता है, और कैट में बहुत पैसेजेस आते हैं बर्ट्रैंड रसल की बुक्स में से। और बर्ट्रैंड रसल एक रेडिकल आइकोनोक्लास्टिक फिलोसोफर थे जिन्होंने एक बुक लिखी, कई बुक्स लिखी, बट प्रोमिनेंट उनमें से एक थी व्हाई एम आई नॉट अ क्रिश्चियन, वेयर इन एक्चुअली टॉक्ड अबाउट द वाइसेस ऑफ क्रिश्चियनिटी। उनकी नज़र में क्या प्रॉब्लम्स थी जो उन्होंने लिखा, और कैट में पैसेजेस आते हैं। तो अगर आप फिलॉसफी नहीं पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपके लिए कैट एग्जाम में जो लैंग्वेज है वो समझने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आएगी। सो माई एडवाइस इज दैट यू शुड रीड अबाउट इट। नेक्स्ट, आई वुड डेफिनेटली अर्ज यू पीपल टू रीड अबाउट सिंड्रोम्स। सिंड्रोम से मेरा मतलब है बहुत सारे ऐसे फिनोमिनन जो इनएक्सप्लिकेबली कॉम्प्लेक्स होते हैं और दुनिया में उनको समझने के लिए उनकी हिस्ट्री को पढ़ना जरूरी है। जैसे डाउन सिंड्रोम के बारे में आपने पढ़ा होगा, स्टॉकहोम सिंड्रोम के बारे में आपने पढ़ा होगा, और स्टॉकहोम सिंड्रोम तो बहुत ज़्यादा कैट एग्जाम में, कई बार जैट एग्जाम में पैसेजेस के फॉर्म में भी, ऐसे के फॉर्म में भी आया हुआ है, जहाँ पे कि बैंक की एक रॉबरी में इवेंचुअली जिन लोगों को किडनैप किया जाता था करा, उनमें से एक फेल इन लव विद द कैप्टर, और ये एक पूरी एक आइडियोलॉजी और सोच में कन्वर्ट हो गया कि ऐसा क्यों होता है जब आपको जो आपको रॉब करने आया है आप उसको सपोर्ट करते हो। तो रॉबिनहुड, जो मॉडर्न रॉबिनहुड की बात करते हैं हम, या टेररिस्ट को सपोर्ट की बात करते हैं, उसमें स्टॉकहोम सिंड्रोम बहुत ज़्यादा रेजोनेट करता है लोगों की थॉट से। सो रीड अबाउट दोज सिंड्रोम्स ऑल्सो, बिकॉज you can possibly find this as one of the important themes. You never know about it basically. Then next theme is economy in the contemporary scenario. Economical overview of the world economy and Indian economy. जब सारी दुनिया पूरे ग्लोबल इकोनॉमी में क्राइसिस हो रहा है, उसके रीजंस बहुत ज़्यादा हैं, बट डेफिनेटली कुछ प्रोमिनेंट रीजंस हैं। अनसर्टनिटीज बिकॉज ऑफ वॉर, बहुत ज़्यादा एक्सेस रिलायंट ऑन फ्यू आइडियोलॉजीज, एंड देन एक्सेसिव कंजम्पशन, एंड देन ऑफ कोर्स अनसर्टनिटीज बिकॉज ऑफ पेंडेमिक्स, और उसके कारण और टेक्नोलॉजी का डिसरप्टिव होना। तो हम देख रहे हैं कि करेंसीज आर कोलैप्सिंग, कंट्रीज आर विटनेसिंग अ मेजर डाउनफॉल, इन्फ्लेशन is escalating like never seen before, unemployment rate is very high, countries like अमेरिका, बड़ी बड़ी कंट्रीज में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। तो बेटर तरीका ये है कि आप एक ओवरव्यू बनाएं इकोनॉमी के बारे में, इंडियन इकोनॉमी के फंडामेंटल प्रॉब्लम्स क्या हैं, स्ट्रेंथ्स क्या हैं, ग्लोबल इकोनॉमी कैसे इस वक्त शिफ्ट कर रही है, और क्या क्या इम्पैक्ट फैक्टर्स हैं उनको पढ़िए। तो मुझे लगता है कि एक ओवरव्यू बनेगा आपका कि स्टॉक मार्केट उससे कैसे रिलेट करता है, बैंकिंग सेक्टर कैसे उससे रिलेट करता है, सप्लाई और डिमांड क्या है, इन्फ्लेशनरी टेंडेंसीज कैसे मूव कर रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का क्या रोल है, कैसे स्टिमुलेंट्स आते हैं बहुत ज़्यादा, क्या ट्रिकल डाउन इफेक्ट है, क्या डोमिनो इफेक्ट है, कुछ बेसिक थ्योरीज के ऊपर पैसेजेस आ सकते हैं। सो आई थिंक इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस फॉर पीपल टू रीड अबाउट इट and make a clear view about this. I can assure you it makes a big difference. There is no denying the fact. And of course, next theme is about a very, very important trigger in the world, which is legitimization of violence in the wake of what we are witnessing in the world. बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि वायलेंस एक ऐसा फिनोमेनन है जिसे कोई भी इंसान अपनी कॉन्शियस थॉट में अवॉइड करना चाहेगा। बट आइनी ऑफ लाइफ इज गवर्नमेंट्स हैव लेजिटिमाइज्ड वायलेंस, और ये आज की बात नहीं है, इटर्नल है। पहले डायनेस्टीज करती थी, फिर गवर्नमेंट्स ने करा, वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, आज हम बात कर रहे हैं यूक्रेन और रशिया में वॉर, और ये लेजिटिमाइज्ड वायलेंस है। इसी का छोटा सा, इसका ही एक कंप्रेस्ड वर्जन हमको दिखता है गन कल्चर के बारे में, टेररिस्ट एक्टिविटीज के बारे में, फिर बहुत ज्यादा किडनैपिंग, लूट्स, एनकाउंटर्स, और जो हम डे टू डे इंटॉलरेंस देख रहे हैं उसके बारे में। तो इसके बारे में आइडियोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए और पढ़ना चाहिए उसके बारे में। एंड आई एम श्योर दिस विल रियली बी अ गेम चेंजर, बिकॉज अगर आप इस तरह की रीडिंग करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्यू कंटेम्प्रेरी इशूज जिस पे आपका ओपिनियन होना चाहिए, आपकी रीडिंग होनी चाहिए। सोशल मीडिया, डिजिटलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड, साइबर सिक्योरिटी, रोल ऑफ मीडिया, या social conflicts, issues which were taboos in the past, LGBT community से लेके बहुत सारे taboos हैं, उनके बारे में लोग बात कर रहे हैं। Then glass ceiling has been broken. So read about all that.
and have a very clear opinion. The right strategy is you can read online, offline, both. But I would say a mix is very important, and make sure that you read at least 1.5 hours, 2 hours every day. If you are a voracious reader, then you can scale down accordingly. But in सारी themes को list down कीजिए और पढ़िए उनको. I can assure you, 50 days में you'll find yourself more confident. The problem with few students is that they start doing it and they give up in the absence of they not witnessing a tangible result immediately. It doesn't happen. Reading एक ऐसी strategy है जो last day तक चलेगी. You might not take test every day. You might not possibly evaluate your scores every day, but you can read till the end. कैट एग्जाम के एक दिन पहले भी अगर आप मुझे पूछेंगे क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तो मैं बोलूंगा रीड like crazy, because it really stimulates your mindset and it empowers you to actually crack the paper. So don't think about it. इन सब टॉपिक्स की लिस्ट बनाइए और जो पढ़ चुके हैं उनको नहीं, पर जो नहीं पढ़ चुके हैं उनको मास्टर कीजिए. रिजल्ट I can assure you 95+ percentile in CAT is guaranteed. Thank you so much. If you like the video, then please subscribe my channel and forward this video to students and their parents who will get benefited, I'm sure about it. Thank you so much.